हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। और द हिंदू से जितने भी इम्पोर्टेंट डे बेसिस पे हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए पॉइंट्स बनते हैं उनको कवर करते हैं। तो इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 दिन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी द हिंदू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उन सबको हम लोग कवर करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए तथ्य हम बात करेंगे। औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है, फिर उस्मानाबाद, वाई की लड़ाई, CDRI एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं। शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? ये 4 दे दिया आपको कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब नीचे दी गई कूट में आपको बताना है कि कौन सा सही है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, तो वहाँ से ये सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। आप आंसर करना, छोड़ रहा हूँ आपके भरोसे एक क्वेश्चन कि कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन आपको दे दिया 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य। औरंगाबाद, तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया है। औरंगाबाद की स्थापना 1610 में अहमदनगर के निजाम शाही वंश के सिद्दी सेनापति मलिक अंबर ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज को 1689 में औरंगजेब के आदेश पर क्रूर तरीके से प्रताड़ित और मार डाला गया था। तो अब नाम चेंज हो गया औरंगाबाद का संभाजीनगर, ये याद रखिएगा। उस्मानाबाद, इसका भी नाम चेंज हुआ है। क्षेत्र में स्थित प्राचीन बौद्ध और जैन गुफाओं के अनुसार उस्मानाबाद को पहले धरा शिव के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदल दिया गया था। कहा जाता है कि उस्मानाबाद नाम जो है ये 7वें नवाब मीर उस्मान अली हैदराबाद के अंतिम निज़ाम के नाम से लिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र निज़ाम के क्षेत्र का हिस्सा था। यह इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान को श्रद्धांजलि के रूप में था। तो उस्मानाबाद का नाम धराशिव हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप धराशिव, उस्मानाबाद का नाम चेंज होके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये है वाई, क्या है ये, वाइस की लड़ाई 1687 के जो है पतन में मुगल मराठा युद्ध के एक भाग के रूप में लड़ी गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने सरजा खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना का विरोध करने के लिए अपनी सेना को अपने सेनापति के अधीन भेजा। मुगलों को वाई और महाबलेश्वर के पास घने जंगलों में खींचा गया, जहां युद्ध और मराठा अंततः इसमें विजयी हुए थे। इसको समझ लेना, देख लेना है, इतिहास का है ये। CDRI एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में निकला है। तो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 के तहत CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने और CDRI के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह CDRI को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करेगा, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सकें। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे? तो अन्य देशों में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, विश्व स्तर पर धन की तैनाती, देशों की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, आपदा लचीला बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का लाभ उठाना। तो ये सब इसके बेनिफिट हो सकते हैं। ये सारे आपके नोट्स में होने चाहिए, इसको देख लेना। CDRI नाउ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैक अराउंड फर्स्ट जो है लॉन्च्ड बाय इंडियन PM इन 2019 ड्यूरिंग यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट। इसके बारे में तो इट इज़ एन इंटरनेशनल कोएलिशन of national governments, even development banks, private sector, etc. Its secretariat is located in New Delhi. अभी क्यों मैंडेट है? तो it promotes rapid development of resilient infrastructure to climate and disaster risk, thereby ensuring completion of SDG goals. Membership, since its launch 31 countries, 6 international organizations and 2 private sector organizations have joined as member of CDRI। इसके बारे में और देख लेना आप। ये एक आया है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। ड्रग्स एंड क्राइम पर इवेंट ऑफिस ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी किया। अब रिपोर्ट क्या कह रही है,
इसको जानते हैं हम लोग। यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो भारत पे बोला गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अफीम बाजार है। अफगानिस्तान से आने वाले मादक द्रव्यों में वृद्धि हुई है, जिससे तस्करी और संबंध संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। दुनिया पर बात करें तो नशीली दवाओं की खपत दर में वृद्धि हुई है। पिछले दशक की तुलना में 26% की वृद्धि हुई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वृद्धि अधिक तेजी से होती है। नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी में वृद्धि हुई है। ये सारे रिपोर्ट्स इसमें बता रहे हैं। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया सिंथेटिक दवाओं के निर्माण के लिए उभर रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो वनों की कटाई, कोको की खेती के कारण अपशिष्ट उत्पादन, सिंथेटिक दवा निर्माण में। तो ये ड्रग रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इस्टेब्लिश्ड इन 1997 टू फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम। हेडक्वार्टर इसका वियना में है। अदर सच एग्रीमेंट्स, सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 है। द कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988। ये सब एग्रीमेंट्स हैं। इंडिया हैव साइंड अबव 3 एंड इनेक्टेड द नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट 1985 के तहत इसमें ज्वाइन किया है। इसको आप समझ सकते हो कि ये दुनिया के कुछ देश हैं जहाँ से ये मैक्सिको, कोलंबिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन क्रिसेंट है। गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2016 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अपना अलग रोल है। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे फ़ायदा रहेगा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। पहला दिया है इसमें। दूसरा है कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान रखने वाला दूसरा देश बना दिया। तीसरा है भारत को अपने पहली प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान बनाने में सफल होने वाला एकमात्र देश बना दिया। तो अब बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा, ये है ऑप्शन आपको। कौन से सही हैं? केवल एक, केवल 2 3, 1 3, 1 2 3। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको याद होगा ये मंगल मिशन, इस पर मूवी भी बनी है ना। तो मंगलयान के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है कि इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, ये सही है। और भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान रखने वाला दूसरा देश बना दिया, ये गलत है। ये वाला जो है सही है कि पहली बार में भारत ने इसमें सफलता पाई। तो 1 और 3 इसमें सही है। अब आप ऑप्शन के रिगार्डिंग जाओगे तो सी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है कि भारत की उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अभी जब ये तीनों पढ़ोगे ना स्टेटमेंट, तो इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है, PSLV पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, जबकि GSLV को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहला वाला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। इसको पढ़ लेना अपने से आप। एक और क्वेश्चन है 2017 का यूपीएससी का, इसको पढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहे स्कीम फॉर सस्टेनेबल जो है स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेड एसेट्स S4A शब्द का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो आप जब ऑप्शन बी पढ़ोगे कि यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं की वित्तीय संरचनाओं को फिर से काम करने के लिए RBI की एक योजना है, तो ये सही है। तो इस तरह का जब भी वर्ड्स चर्चा में रहे ना, तो इस पे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, जो ट्रिपल बी था ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या है नया नाम, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एक और अभ्यास प्रश्न देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवा ICDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ICDS के तहत लाभार्थी 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे और केवल गर्भवती महिलाएं हैं इसमें शामिल।
दूसरा एक ICDS राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, मतलब दोनों में गलत कौन है ये बताना है। आप तो आंसर कर नहीं पाओगे तो मेरे को भी आंसर करना पड़ेगा, मैं ही इसका आंसर कर रहा हूँ। कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ये 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे। ये कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, या दोनों सही है। सही नहीं है बताना है दोनों में, मतलब गलत ढूंढना है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें गलत जो है ना, पहला वाला गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ICDS के तहत लाभार्थी 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे तो हैं, और केवल गर्भवती महिलाएं ही नहीं हैं, बल्कि वैसी भी महिलाएं हैं जो स्तनपान वगैरह करा रही हैं। तो पहला इसमें गलत है, और ये तो सही है कि ICDS जो है राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो आप इसमें आंसर लगा दोगे कि पहला जो है सही नहीं है। गॉट इट। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ICDS के बारे में जान जाइए कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना देश के सभी जिलों को कवर करने वाली सार्वभौमिक है। इस योजना का नाम बदलकर आंगनबाड़ी सेवा कर दिया गया है। लाभार्थी में क्या क्या है, तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें और स्तनपान करने वाली माताएं, ये तीनों हैं। गॉट इट। एक और अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि कुष्ठ रोग के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। ये 4 दवा का नाम दिया है, क्लोफोजिमीन, डेप्सोन, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन। कौन से सही है इसमें? ये चारों दवाई जो है ना, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 4 ऐसे जिसमें लगा होगा वो सही हो जाएगा। ये चारों दवाएं कुष्ठ रोग के लिए यूज की जाती हैं। ऑप्शन में आप देख लो तो कौन सा सही है, तो ये वाला आप जाओगे 1 2 3 4। तो इस वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 जुलाई का देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 3 दिन का एक साथ में कवर कर रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स भी कवर करेंगे कि आषाढ़ी बीजों, हड़प्पा जाति के आनुवंशिक लिंक का पता लगाने का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इडियट सिंड्रोम, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, मामलों की क्लबिंग, हाई किलिंग माइट, ये सब देखेंगे हम लोग, ये सारे पॉइंट्स। इसके अलावा विंडफॉल टैक्स, MSME के लिए योजनाएं और DRDO का मानव रहित विमान, ये सारे पॉइंट्स जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य। आषाढ़ी बीजों ये क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो गुजरात का कच्छी समुदाय इस दिन अपना नया साल मनाता है। आषाढ़ी बीज हिंदू पंचांग के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पड़ता है। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। आषाढ़ी बीज के दौरान आने वाले मानसून में कौन सी फसल सबसे अच्छा करेगी, इसका अनुमान लगाने के लिए वातावरण में नमी की जांच की जाती है। तो याद रहेगा ना, आषाढ़ी बीज गुजरात के कच्छी समुदाय से संबंधित है, याद रखना है आपको। हैप्पी आषाढ़ी बीज, कच्छी न्यू ईयर है ये। गुड विशेस, पीस पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरिटिव, ये पॉइंट पूछ सकता है। ये जो रिसर्च आया है नया, हड़प्पा जाति के आनुवंशिक लिंक का पता लगाने का अध्ययन, तो CSIR CCMB में DNA का विश्लेषण करने के लिए राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल के पीछे शीर्ष पुरातत्वविद प्राचीन DNA के नमूने और आधुनिक समय के नमूने संग्रह जनसंख्या संरचना को समझने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण में मदद करेंगे। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ 50 हेक्टेयर संरक्षित है और शेष क्षेत्र या तो आधुनिक संरचनाओं या कृषि क्षेत्र से युक्त है, या मोहनजोदाड़ो से भी बहुत बड़ा स्थल है जो लगभग 300 हेक्टेयर है। इसके बारे में भी आप समझ लेना, पढ़ लेना यहाँ से आप देख के। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष दुनिया भर की सहकारिता का 100वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कोऑपरेटिव देश 100वां है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मनाएगी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में 1 दशक बाद, जिससे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सहकारी समितियों के अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का कोऑपरेटिव डेज का नारा है, सहकारिता एक बेहतर दुनिया बनाए।
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की थीम है ये कोऑपरेटिव डेज का। तो ये है 100th कोऑपरेटिव डेज। वर्ल्ड बेटर बिल्ड कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। इडियट सिंड्रोम। इंटरनेट व्युत्पन्न सूचना अवरोधक उपचार सिंड्रोम को चिकित्सकीय रूप में साइबर कॉन्ट्रिया कहा जाता है। जब लोग ऑनलाइन उपलब्ध चिकित्सा जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और अपना इलाज अचानक बंद कर देते हैं, जिससे डॉक्टर के लिए किसी भी बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के चलते लोगों और मरीजों के डॉक्टरों पर उम्मीदें बढ़ती जा रही है। तो यही है, डू यू नो अबाउट इडियट सिंड्रोम, इसको देख लेना आप। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अब तेलंगाना में पूरी तरह से चालू है। यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित परियोजना अपने जलाशय के 500 एकड़ में फैली हुई तैरते सौर पैनलों की उपस्थिति के साथ जल निकायों से वाष्पीकरण दर को कम हो जाती है। इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है। 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में बनी है, तो ये याद रखना है आपको। अब ये क्या है, मामलों की क्लबिंग। एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति पर एक से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 20(2) दोहरे खतरे के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है। एक ही घटना पर एकाधिक प्राथमिक का अर्थ वस्तुतः एकाधिक परीक्षण होगा। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना अत्यधिक मुकदमेबाजी के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के खिलाफ एक प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा है। तो मामलों की क्लबिंग समझ गए ना, मतलब एक अपराध के लिए जो है एक से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अन्य निर्माण की बात करें तो टीटी एंथोनी बनाम केरल राज्य दोहरे के एक ऐसे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही मुद्दे पर दूसरी प्राथमिकता नहीं हो सकती है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में इस फैसले पर विस्तार किया और कहा कि विभिन्न न्यायालयों में इसी तरह की एफआईआर भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट है ये हाइव किलिंग माइट वरोआ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में छतों को तबाह करने वाले घुन की खोज के बाद मधुमक्खियों की रक्षा के लिए दौड़ रहा है। वरोआ के बारे में बात करें तो वरोआ डिस्ट्रक्टर एक बाहरी परजीवी घुन है जो मधुमक्खी एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा पर हमला करता है और खिलाता है। घुन से होने वाले रोग को वोरोसिस कहते हैं। वरोआ घुन केवल मधुमक्खी कॉलोनी में प्रजनन कर सकता है। यह मधुमक्खी के शरीर से जुड़ जाता है और वसायुक्त शरीर को चूसकर मधुमक्खी को कमजोर कर देता है। वोरोआ घुन के साथ भारी संक्रमण यूरोपीय मधुमक्खियों के बीच कई प्रकार की विकृतियों का कारण बनता है, जो आबादी को कमजोर और कम करते हैं, जिससे कॉलोनी की मृत्यु हो जाती है। और परजीवी छोटी डंक रहित देशी मधुमक्खियों को प्रभावित नहीं करता है। मधुमक्खी सबसे महत्वपूर्ण परागणों में से कुछ है जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित करती है। तो इसे समझना है, ये बड़ा खतरनाक है ये घुन। विंडफॉल टैक्स क्या है? तो सरकार ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित कर लगाया। पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाया और रुपए पर दबाव कम करने, चालू खाते घाटे पर लगाम लगाने के प्रयासों में सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि की। तो सीएडी और पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि की। विंडफॉल टैक्स क्या है? तो एक अप्रत्याशित कर, अचानक से बहुत सारा टैक्स लग जाए। किसी विशेष कंपनी या उद्योग पर लगाए गए अचानक बड़े मुनाफे पर एक उच्च दर, उसी को विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। घरेलू उत्पादक घरेलू रिफाइनरियों को अंतर्राष्ट्रीय समता कीमतों पर कच्चा तेल बेचते हैं, कच्चा तेल बेचते हैं और जिसमें अप्रत्याशित लाभ होता है। ओएनजीसी ने मार्च तिमाही में बम्पर मुनाफा दर्ज किया जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 14 साल के उच्च स्तर $139 प्रति बैरल पर पहुंचा था। तो ये इसको पढ़ लेना आप, इम्पैक्ट चेक इसके कर लेना, मेज़र क्या है, ये सारी चीज़ें, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इसको देख लेना आप। ये कुछ एमएसएमई के लिए योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और एमएसएमई के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल की। रैंप योजना, एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना, तेज करना, क्षमता निर्माण और एमएसएमई योजनाओं के कवरेज को बढ़ाने में मदद करना। सीबीएफटी, पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता का निर्माण, एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात बढ़ाए। ये सब पढ़ लेना आप, देख लेना, यहाँ से सवाल बन सकता है। पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करके बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। केवाईसी नोडल बॉडी है इसकी। आवेदक आकांक्षी जिलों में आवेदन कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। साथ ही अधिकतम परियोजना लागत
25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, विनिर्माण के लिए 10 लाख से 20 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30%, लगभग 50% निर्यात में योगदान देता है और 10 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा करता है। एमएसएमई के लिए अन्य योजनाएं में मुद्रा योजना है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना, ये सब है इसमें। तो इसको जरूर देख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये डीआरडीओ का क्या है, मानव रहित विमान। डीआरडीओ ने कर्नाटक में वैमानिकी परीक्षण रेंज में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख मील का पत्थर है और ऐसी सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ईवीवी को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान और बेंगलुरु की एक प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है। वाहन का एयरफ्रेम, अंडर कैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण, साथ ही विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एवियोनिक्स सिस्टम को स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में उपयोग की जा रही यूएवी घटक भारत, रीपर यूएसए, प्रीडेटर यूएसए, ये सब है। तो ये क्या है, टर्बोफैन इंजन। इसको यहाँ पे आप समझ लेना, देख लेना कि कैसे ये काम करता है टर्बोफैन इंजन। सारे पॉइंट्स आप देख लेना एक बार वीडियो को रोक के। ओके, ये सब क्वेश्चन कर लेना आप। 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुरक्षा मतलब ये टीएफ की पुष्टि की। क्या है ये, तीनों पॉइंट पढ़ के इसमें ये आपको ऑप्शन दे दिया है, सही आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप तो कर ही लोगे, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। एक और क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़ना आप और कौन सा सही है इसमें। ये सब सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। ये 2022 में क्वेश्चन आया था बैंक बोर्ड ब्यूरो से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना आप और फिर इसका भी आंसर कर देना कौन सा होगा। ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होगा अभी हांगकांग चाइना को लेके कुछ बवाल वॉल हो गया था, ताइवान वाइवान। तो कौन चीन की जो है विशेष प्रशासन क्षेत्र सार्स का हिस्सा है? हांगकांग, ताइवान, मकाओ, तिब्बत। तो जो ये विशेष प्रशासन क्षेत्र का हिस्सा है इसमें हांगकांग आता है और मकाऊ आता है। ये 2 देश हैं, 1 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा। तो आप जाओगे इसमें ऑप्शन बी के साथ। ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, वो फिगर दिखा के आपको फोटोज़ उसको भी दिखा दूंगा। तो सही उत्तर आपको बताना है, देख लो, ब्राज़ील, मैक्सिको, सऊदी अरब, चीन, मलेशिया। इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। कौन इसमें G20 का हिस्सा नहीं है, आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा 2 3, 1 2 3 4, 1 3 5, 1 2 3 4 5। मैं हिंट करने के लिए कुछ दिखा रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा ये यूजफुल होगा। G7 देश ये हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। इसमें जब रसिया ऐड हो जाएगा तो ये G8 हो जाएगा। बाकी जब ये 8 कंट्री ऐड हो जाएंगे इन 12 के साथ तो ये बन जाएगा G20 और G20 का हिस्सा है केवल इंडिया। तो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन जो था। प्रश्न देख लो पीछे जाके और आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। गॉट इट? तो यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम के थ्रू हमने इसमें कवर कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 दिन के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द हिंदू से और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे। कैसा लगा सेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। पीछे के सभी जून पूरा कंप्लीट करा दिया ना, उनको देखो और इसे मैं लगातार ऐसे ही कंटिन्यू किए रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।